Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 3rd January. So, let's get started. All right, first news is with respect to that this jet burst into flames after collision, but not important from your UPSC point of view. Next news is Citizenship Amendment Act. It was passed in 2019, right? We all know. And लेकिन बार बार इसमें पोस्टपोन कर दिया गया था, इसके रूल्स बनाए नहीं गए थे. ओके, बट नाउ गवर्नमेंट सेड दैट बिफोर लोकसभा इलेक्शन इटसेल्फ रूल्स विल बी नोटिफाइड. एंड ये एक्ट क्या था? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, वहां से आने वाले सभी रिलीजन के एक्सेप्ट मुस्लिम्स, ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, बाकी जो रिलीजन के लोग हैं उन सबको इंडिया में इसकी नागरिकता दी जाएगी. क्लियर? इन तीन देशों से आने वाले. बट एट द सेम टाइम सर क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म ये था कि देखिए, जो म्यांमार से रोहिंग्यास आए, ठीक है, दे आर ऑल्सो परसिक्यूटेड पॉपुलेशन, क्योंकि जो इंडिया में आई है, तो इनको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? फर्स्ट रीजन. दूसरा, श्रीलंका से भी काफी सारे तमिल्स थे जो कि यहाँ आए हुए हैं, ठीक है. उन तमिल्स में कुछ मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, राइट? तो उनको भी नेग्लेक्ट किया गया है. उसी तरीके से तिब्बत, तिब्बत में भी काफी सारे बुद्धिस्ट लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. तो आपने फिर तिब्बत यानी कि चाइना को इंक्लूड क्यों नहीं किया इसमें? सिर्फ ये तीन कंट्री ही क्यों? ओके, तो ये तीन इसके क्रिटिसिज्म थे जिसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी हुआ जगह जगह. चलिए, एंड सिमिलरली पाकिस्तान से आने वाले अहमदिया, इनके अगेंस्ट भी काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वहां से पाकिस्तान में, बट इनको भी इंडिया में नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं माना गया. दूसरा है यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सभी ट्रक और इवन बस ड्राइवर्स की भी हड़ताल चल रही है, क्योंकि जो न्यू रूल लेकर आए भारतीय न्याय संहिता में, उसमें यह है कि आपको 1 से 5 साल की सजा हो सकती है अगर आपने किसी को हिट किया है, और अगर आप वहां से भाग गए किसी को हिट करके, तो आपको 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अगेंस्ट ये सारा प्रोटेस्ट हुआ है. अब देखिए, मैंने किसान बिल के टाइम भी आपको एक बात समझाई थी कि गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या गलती की थी, कि आनंद फानन में बिल लेकर आई थी विदाउट कंसल्टिंग दी स्टेक होल्डर्स, ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए थे. ऑपोजिशन को, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अलग अलग स्टेट्स में, उनको कंसल्ट नहीं किया गया था, इसलिए उस बिल के अगेंस्ट इतना भारी प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि नीचे वाले लोग अपने व्यूज दे ही नहीं पाए. वैसे ही कुछ भारतीय न्याय संहिता में भी हुआ है, क्योंकि देखिए जब इसको पास किया गया ना, जब 142 जो ऑपोजिशन के एमपीज थे उन्हें सस्पेंड कर दिया था इसको पास करते वक्त. तो अगेन वहां पर भी ऑपोजिशन अपने व्यूज नहीं दे पाया. उसके बाद आपने ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ठीक है, इसके साथ भी कंसल्टेशंस नहीं की. अब आप कह रहे हो कि हम लोग इसको तभी लागू करेंगे नए सेक्शन को ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद दिस बॉडी. तो पहले कंसल्टेशन करना था, फिर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी थी इस नए कानून को लाने में. ओके, तो ये इस इंसिडेंट से भी लेसन लिया जा सकता है, किसान बिल से भी लिया जा सकता है, कि जब भी कोई बिल विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन विथ ऑल दी स्टेक होल्डर्स पास किया जाएगा, तब तब देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ प्रोटेस्ट और डिसेंट अगेंस्ट दैट बिल. ऑलराइट, सो इसलिए कहते हैं कि चाहे ऑपोजिशन कमजोर हो या ना हो, या और जो दूसरी ट्रेड बॉडीज वगैरह है, सभी को कंसल्ट करने के बाद ही कोई बिल बनाया जाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं पास करना चाहिए उसको. ओके, इसीलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन कि दीज आर प्राइमरी इन ए डेमोक्रेसी. नो मैटर कि रूलिंग पार्टी कितनी मेजोरिटी रखती है, द डिबेट एंड डिस्कशन शुड ऑलवेज गो ऑन. ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं. म्यांमार. अब देखिए, इधर हमारे पास है म्यांमार, और यहाँ पे हमारे पास मोस्टली है नागालैंड और मिजोरम, ठीक है. तो दोनों तरफ ना इनके एथनिक टाइज है एक दूसरे से, एथनिक टाइज, फैमिली टाइज. तो 16 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी एंड 16 किलोमीटर इनसाइड म्यांमार टेरिटरी, हम लोग फ्री वीजा रिजीम फॉलो करते हैं. ओके, फ्री है कि आप एक दूसरे को विजिट कर सकते हैं इस तरह बॉर्डर्स के थ्रू. बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि नो, दिस विल गोइंग टू एंड. तो ऑब्वियस सी बात है कि नागालैंड और मिजोरम को तो ये चीज पसंद आएगी नहीं, क्योंकि म्यांमार में जब से ट्रबल हुए, और इवन अब तो उनकी जो आर्मी जो रूल कर रही है वहां पे, उसके अगेंस्ट जो ऑनस्लॉट शुरू किया है प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने, उसके बाद इवन म्यांमार के सोल्जर्स तक यहाँ पे आने लगे हैं माइग्रेट होकर इंडिया की तरफ. ठीक है, तो इंडिया इस बॉर्डर को क्लोज करना चाहता है.
तो अगेन ये सेंटर स्टेट रिलेशन के फ्रिक्शन का एक कारण बनेगा। इंडिया इज ऑल सेट टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग म्यांमार बॉर्डर। ओके, इट विल सून रिक्वायर द वीजा। अब आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी उस तरफ जाने के लिए। India Myanmar share an unfenced border, and people on either side have familial as well as ethnic ties, which prompted the arrangement in 1970s, and it was last revised in 2016. 300 किलोमीटर की बॉर्डर फेंस की जाएगी, सर्वे किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ ड्रोन्स। नागालैंड एंड मिजोरम में अपोज द मूव, द ऑफिशियल सेड, बट बॉर्डर सिक्योरिटी इज इन सेंटर्स डोमेन। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल का डोमेन है, तो स्टेट अपोज जरूर कर सकते हैं, बट सेंटर फिर भी जो चाहेगा वो कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूज ज्यादा काम की नहीं है, बट सिर्फ एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, वेमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स हम लोग हमेशा बढ़ाने की बात करते हैं, बट जस्ट लुक एट द फैसिलिटीज। ओनली 1/5 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन कंट्री लैक द सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वेमेन, राइट। उसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हैव बीन प्रोवाइडेड टू ओनली 6.7% ऑफ वेमेन टॉयलेट्स। ओके, उसी तरीके से मैंने आपको एक केस झारखंड का ही बताया था, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर गई थी, वहां पे लड़कियों ने कहा था कि सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पर कॉलेज में, मशीनों में। ओके, तो शी वॉज वेरी रूड, शी सेड कि आज आप लोग पैड मांग रहे हो, कल को आप कंडो मांगोगे। दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ दैट आईएएस ऑफिसर। ओके, बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया लड़कियों को। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये विजयकांत वगैरह पे है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। आई एम सॉरी यार, ये सर्दी जुकाम ना अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो हमें पता है कि 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद से, ओके, पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोशन किया यूएसए ने। ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर, वो भी न्यूक्लियर बन गया। उसके बाद फिर चाइना, फ्रांस, यूके, दे ऑल वेंट न्यूक्लियर वन बाय वन। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड इज दैट इन 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे, कि रशिया की कुछ मिसाइलें यूएसए के पास, ठीक है, इधर यूएसए के पास क्यूबा लाई करता है, तो वहां से रशिया की मिसाइलें क्यूबा के आसपास तक पहुंचा दी गई थी। यूएसए तैनात करना चाहता था मिसाइलों को यहाँ यूएसए के इतना करीब। ठीक है, तो वो एक मोमेंट था जिसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब ला दिया था। तो वहां से दोनों कंट्रीज ने कुछ लेसन लिए। US was leading the Western Bloc, that is capitalist, and USS was leading the Socialist Bloc, that is the Soviets. ओके, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होते हैं और दो लेसन मिलते हैं दोनों ही कंट्रीज को। फर्स्ट, that two nuclear superpowers need a bilateral mechanism to prevent the tension from escalating to the nuclear level. ओके, तो मतलब कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत थी दोनों कंट्रीज को, अदरवाइज कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में ही लड़ाई हो जाए। सेकेंड, न्यूक्लियर वेपन्स आर डेंजरस एंड देयरफॉर देयर स्प्रेड शुड बी कर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोनों ने डिसाइड किया कि यार न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को कर्व करना चाहिए। फिर ये सब चीजें लेकर आए, एनपीटी, एनएसजी। ओके, ये सब चीजें मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज में दोबारा भी डिस्कस करूंगा। अगर आप पहले से डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सब जानते होंगे। ऑलराइट, एनीवे आगे चलते हैं। द फर्स्ट बायलैटरल मेजर वाज द हॉटलाइन। दोनों लीडर्स के बीच में हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई इन 1963 टू एनेबल द लीडर्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली। Okay. Later, this hotline was upgraded into nuclear risk reduction centers and was followed by arms control negotiation, कि ये जो आर्म्स रेस चल रही है दोनों कंट्रीज में, ठीक है, हम और भी डेडली वेपन बना सकते हैं, हम डेडली वेपन बना सकते हैं, इस आर्म रेस को कंट्रोल करने की जरूरत थी। देन न्यूक्लियर वेपन की प्रोलिफरेशन को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज दो कंट्रीज के पास थे उस वक्त। ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते पूरे 5 जो न्यूक्लियर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स उन पांचों के पास आ गए। उसके बाद 4 और कंट्रीज न्यूक्लियर हो गई, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। To control the proliferation, US and USSR initiated multilateral negotiation in Geneva in 1965 on a treaty to curb the spread of nuclear weapon. Okay, और 65 के बाद 3 साल बाद ही NPT, Non-Proliferation Treaty, was opened for signature. It began with less than 60 members, but now it is having 191 members. Okay, Non-Proliferation Treaty जो कि क्या कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, आप न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिया ने इसको कभी ज्वाइन किया नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर एनपीटी को फॉलो करना ही है सही मायने में, तो फिर सभी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करें।
यूएसए, यूएसएसआर या बाकी के और जो 3 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, इन पांचों के पास न्यूक्लियर वेपन क्यों है फिर? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर्ल्ड में 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो रूल्स बनाए बाकी कंट्रीज के लिए कि आप लोग को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने, कभी एनपीटी साइन कीजिए। तो इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, और एनपीटी साइन न करने की वजह से ही हम कभी भी एनएसजी के मेंबर भी नहीं बन पाए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए हमें इसको साइन करना जरूरी है। और इंडिया ने नहीं किया तो फिर पाकिस्तान ने कहा हम भी नहीं कर रहे। ओके, now, India has chosen not to sign the NPT and in 1974 stunned the world by conducting underground peaceful nuclear explosive PNE, okay, during time of Indira Gandhi. Now, 7 countries held a series of meeting जिसको कहते हैं लंदन 7 ग्रुप, series of meeting and concluded that ad hoc export control यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि आप तो करोगे कि पीसफुल यूज के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बनानी है या मेडिकल में थेरेपीज में यूज करनी है, पर सामने वाली कंट्री उसको यूज कर ले अगर वेपन बनाने के लिए, तो फिर क्या करोगे? ऑलराइट, तो ये चाहते थे कि एक कुछ बनाया जाए ऐसा मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वाज अर्जेंटली नीडेड एंड टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस नॉट बी यूज फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ओके, नाउ ये जो मैकेनिज्म था, ये जो लंदन क्लब, ये 7 कंट्रीज का, दिस लंदन क्लब इटसेल्फ वाज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 48 कंट्रीज, यानी इसके जो मेंबर होंगे उन्हीं के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर की जाएंगी। क्लियर? और इसमें 48 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। रीजन, एनपीटी साइन नहीं किया है हमने, और दूसरा रीजन कि चाइना इसका मेंबर है। ओके, और इसका मेंबर बनने के लिए इंडिया को चाहिए कंसेंसस, और चाइना हमेशा उस चीज को ब्लॉक कर देता है। It observed a common guideline for exporting nuclear and related dual-use material equipment and technologies. इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 71 में, यूएसएस वर कमिटेड टू अपहोल्डिंग दी जीएनओ। ठीक है, उसके बाद भी यूएसएसआर ने कहा नहीं, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, दोस्ती अपनी जगह है, बट ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपने एनपीटी साइन नहीं किया है। ओके, 1968 तक 5 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर हैं आज यूएनएससी की, इन पांचों ने न्यूक्लियर स्टेटस अटेंड कर लिया था। उसके बाद 4 कंट्रीज ने और किया, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। नॉट प्रोलिफरेशन रिमेन्ड ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद भी इंडिया ये जरूर कहता है आज भी कि देखिए हम डिसआर्मामेंट के लिए तैयार हैं, बट सभी कंट्रीज को इसके लिए एग्री होना चाहिए। नाउ, मॉस्को एंड वॉशिंगटन, देखिए दोनों में चाहे कितनी भी लड़ाइयां हो, लेकिन दोनों ने कोऑपरेट करके एक चीज तो की कि सोवियत के कई सारे न्यूक्लियर वेपन ना बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में भी रखे जाते थे और टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास। ठीक है, बट दोनों ने इंश्योर किया कि ये कंट्रीज डीन्यूक्लियराइज की जाए। ठीक है, तो आज जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है सोवियत के, वो सब रशिया के पास है। सो जो आज अगर यूक्रेन के पास होता वो वेपन, ठीक है, तो क्या रशिया अटैक करता? इस लेवल का नहीं करता, एटलीस्ट जिस लेवल का उसने डिस्ट्रॉय कर रखा है यूक्रेन को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, दे आर ऑलवेज मेड फॉर टू एक्ट एज अ डेटरेंट, ताकि कोई आप पर अटैक ना करे। इन 95 एनपीटी, जो कि ओरिजिनली 25 साल के लिए बनाई गई थी, ओके, इट वाज एक्सटेंडेड इनटू परपिचुटी, यानी हमेशा के लिए, आज तक एक्सटेंड चल रही है वो। Two nuclear hegemons shared a notion of strategic stability based on assured second strike capability. This eliminated any incentive to strike first, ensuring deterrence stability. Okay, तो दोनों कंट्री जानती हैं कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर अटैक करने से बचती हैं। क्लियर? और इंडिया का भी यही है, जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी यही कहती है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, बट सेकेंड अटैक जो हम रिटेलिएट करेंगे वो मैसिव होगा फिर। ओके, वही हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, नो फर्स्ट यूज। टुडेस न्यूक्लियर वर्ल्ड इज नो लॉन्गर ए बाइपोलर। ठीक है, अब का न्यूक्लियर वर्ल्ड बाइपोलर तो रहा नहीं कि सिर्फ यूएसएसआर है, यूएसए इज फेसिंग मोर असर्टिव चाइना which is determined to regain its influence regionally as well as globally. बट इन दोनों में सोवियत और यूएसए वाली जैसी लड़ाई नहीं चलती यूएसए चाइना में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली ना दोनों बहुत इंटरवाइंड है एक दूसरे के साथ, दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, दोनों एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। चाइना इज एन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पीयर राइवल। चाइना हैज रिसेंटेड यूएस नेवल प्रेजेंस इन साउथ चाइना एंड ईस्ट चाइना सी, एंड इट इज स्टेडीली बिल्डिंग अप इट्स नेवल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज एज वेल। ओके, चाइना वो पसंद नहीं करता यूएसए का पैसिफिक में होना ज्यादा। In 2002, US withdrew from anti-ballistic missile
दैट इज एबीएम ट्रीटी। ओके, तो अब ये यूएसआर, रशिया और यूएसए में जो चल रहा है ना, तो पहले तो 2002 में यूएसए विड्रू कर गया कि हम, पहले इन लोगों ने साइन किया था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अब नहीं बनाएंगे, बट यूएसए ने विड्रू कर लिया कि नहीं, हम नहीं मानते अब इसको। और 2019 में इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसका नाम है आईएनएफ, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, इस ट्रीटी से भी विड्रॉ कर लिया कि रशिया इसको वायलेट कर रहा है। बट इसका ट्रू रीजन कुछ और था, क्योंकि ये जो आईएनएफ ट्रीटी थी ना, ये बाइंड थी सिर्फ रशिया पे और यूएसए पे, ठीक है, चाइना पे बाइंड नहीं थी। तो चाइना इस तरह की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स डेवलप किए जा रहा था, ठीक है, तो यूएसए को एक्चुअली प्रॉब्लम चाइना से थी। क्लियर? नाउ अब सिर्फ एक ही ट्रीटी बची है यूएसए और यूएसएसआर के बीच, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि लैप्स होने जा रही है 2026 में, और इसकी वेरिफिकेशन मीटिंग ऑलरेडी सस्पेंड की जा चुकी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी लैप्स होने दी जाएगी 26 में, इसको रिन्यू भी नहीं करने के मूड में दिख रही है दोनों कंट्रीज। Russia de-ratified the CTBT, that is Comprehensive Test Ban Treaty, to bring it on par with US. देखिए, raising concerns about the resumption of nuclear testing, ठीक है, ये de-ratify कर दिया है अब इसने, रशिया ने, कि अब मैं नहीं मानता कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो अब ये कंसर्न वापस से है वर्ल्ड के कि फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह शुरू ना हो जाए, और कर भी सकता है। यूक्रेन को डराने के लिए भी, या वेस्ट के लगाए हुए सैंक्शंस को डराने के लिए भी वो एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है यूएस। अब देखिए, यूएसए का हमेशा से अपने अलाइज के साथ पूरा सपोर्ट रहा है। नाउ पहले से गलती हुई कि इसने, इसराइल ने जब न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया 60-70 में, तो इसने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से चाइना ने भी हेल्प किया पाकिस्तान को 1980s में कि चलिए आप भी न्यूक्लियर डेवलप कीजिए हमारी मदद से, ओके। नाउ अब न्यूक्लियर सबमरीन जो शेयर कर रहे हैं, ये आकुश हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके वाला, इसमें न्यूक्लियर सबमरीन और टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। तो अगेन वही कंसर्न्स है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वर्ल्ड ओवर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाउ साउथ कोरिया, अब देखिए साउथ कोरिया वैसे तो मानता है कि ये सब नहीं करना है मुझे, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ न्यूक्लियर टेस्टिंग, क्योंकि मेरे ऊपर बैठा है नॉर्थ कोरिया, जो कि ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर है बल्कि बहुत बरसक होता जा रहा है, ठीक? कल मैंने आपको दिखाया भी था किम जोंग उनका एक स्टेटमेंट द हिंदू में, वो कह रहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ऑलराइट, तो साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, जापान हो, इन सबके पास कैपेबिलिटी है कि ये न्यूक्लियर वेपन सिर्फ बना नहीं सकती बल्कि बहुत शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली तीनों कंट्रीज बहुत आगे हैं, ओके। वो सिर्फ आज तक रुकी नहीं है क्योंकि वो चाहती नहीं थी ये सब करना, बट नॉर्थ कोरिया का बिहेवियर प्लस असर्टिव चाइना, जो जापान को बार बार वार्निंग देता रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ताइवान को वार्निंग देता रहता है। कल भी शी जिनपिंग का एक स्टेटमेंट था दैट दिस यूनिफिकेशन इज इनएविटेबल। तो साउथ कोरिया हो, ताइवान हो या जापान हो, they all are capable of making the nuclear weapon if the need arise, right? Now today domestic compulsion are turning the US inwards, कि पहले वो गारंटी देता था ईस्ट एशिया में, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसी को, ठीक है, कि मैं हूं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब ये अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करता जा रहा है यूएसए। तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के पास है टेक्निकल कैपेबिलिटीज टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटोरेंट विद इन ए शॉर्ट टाइम, एंड दे कैन डू इट व्हेनेवर नीडेड। ऑलराइट, यहाँ पे वही मनरेगा वाली प्रॉब्लम है आधार की मैपिंग को लेकर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कैसे गलत अकाउंट में पैसा जा रहा है। यहाँ पर है मॉलडीव्स, जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए, मॉलडीव्स का ये जो मुइज़ू जब से बना है, ठीक है, ये इसको दूर ले जा रहा है इंडिया से। डिसीजन बाय मॉलडीव्स टू रिवोक एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर जॉइंट हाइग्रोग्राफिक सर्वे, ओके। दिस इज कंसिडर्ड एज डिसमल इन इंडियन स्ट्रेटेजिक सर्कल बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज a symbol of Indo-Maldives defense ties. ओके, सो दिस इज द वन पॉइंट जो अगर कभी इंडो मॉलडीव्स पे पूछा जाए तो आप चैलेंजेस में लिखेंगे कि इन लोगों ने ये जो सस्पेंड किया है एग्रीमेंट ऑन जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो ये एक सेटबैक है इंडिया के लिए। दूसरा, इट आस्क्ड न्यू दिल्ली टू विड्रॉ इट्स इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस फ्रॉम इट्स शोर, दिस वाज द सेकंड पॉइंट जो डेवलपमेंट हुए हैं अभी। एंड माले हैज आल्सो स्किप्ड द लेटेस्ट मीटिंग ऑन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दिस वाज द थर्ड चैलेंज। Now that trust between India and Maldives is at lowest ebb, manifestly evident, okay, due to this person मुइज़ी, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम से ही इन्होंने कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, और जनता ने इनको जिता भी दिया। Okay, so this is an attempt by Male
to create a distance with New Delhi. Now, ये hydrographic ships क्या करती हैं? Getting Indian hydrographic ships out of Maldivian water appears intended to aid China's marine survey of the surrounding seas. ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे. देखिए, ये जो हाइड्रोग्राफिक डेटा होता है ना, इसका ड्वेल नेचर होता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को हम सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी. नाउ, नॉन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जैसे नेविगेशनल सेफ्टी, marine research, scientific research, environmental monitoring can also be used to facilitate military aims such as surveillance of nations, vital coastal installation and war fighting assets. ठीक है, तो इसके ड्वेल यूज हैं इस डेटा के. ये सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है और ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो इंडिया मालदीव्स के वाटर्स में ये सब करता रहता था. ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पर ही दोनों. Now, the country has an expansive oceanographic research program in which scientific research vessels, in particular चाइना की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, इसका बहुत वास्ट एक प्रोग्राम है जहाँ पे ये ओशंस को मैप करता रहता है. ओके, और अपनी शिप्स को रेगुलरली डिप्लॉय करता रहता है इंडियन ओशन में. फॉर चाइना, द मैराइन सर्वे एंड रिकॉनिसेंस आर क्रिटिकल इनेबलर ऑफ PLA नेवी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी इन द फार सीज. Now, China's ocean survey play an important part of in enhancing China's anti-submarine warfare capabilities because ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे के नाम पर क्या कर रहे हैं, उस ओशन को अच्छे से मैप कर रहे हैं. दे आर मैपिंग द ओशन टेम्परेचर प्रोफाइल, ओके, द करेंट्स, ocean currents, the eddies, the content, and is meant to improve the sonar performance and detection of enemy submarine. ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है इन द नेम ऑफ कि हम तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं फॉर सिविलियन यूज. It also aids in development of systems that help Chinese submarines elude the detection and fine-tune tactics for littoral combat. यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि जो हमारी हाइड्रोग्राफिक सर्वे की जो शिप है, ठीक है, उसमें आप ये सब टेस्ट कर सकें कि ये इल्यूट कर सके, कि डिटेक्ट ना हो पाए. ठीक है, फिर यही एक्सपीरियंस आप कहाँ यूज करोगे? अपनी सबमरीन को भी इसी तरह बनाने में कि ये डिटेक्ट ना हो पाए. ओके, बट चाइना की ये जो सारे सर्वे होते हैं ओशियोनोग्राफी, दे आर हैम्पर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाइड्रोग्राफिक शिप्स इन द एरिया, क्योंकि इंडिया के पास, इंडियन नेवी के पास भी वो कैपेबिलिटी है. Meanwhile, speculation abound in New Delhi of a Chinese plan टू डेवलप ए नेवल बेस इन दी मॉलडीव्स. ठीक है, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, वी डोंट नो कि चाइना ऐसा कुछ करना चाह रहा है या नहीं. 2018 में जरूर चाइना ने प्लान किया था एक ओशन ऑब्जर्वेटरी इन मकुनो धो अटॉल. ठीक है, इसको याद रख लेना यार, कोई भरोसा नहीं प्रीलिम्स में कब आ जाए. ओके, मकुनो धो अटॉल ये मॉलडीव्स में है. क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेटरी बनाना जा रहा था चाइना, दिस हैज पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशन एज वेल. Now, Maldives have apprehension about India's hydrographic activity being an intelligence collection. Maldives ये मानता है कि इंडिया ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे वगैरह कर रहा है ना, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस कलेक्शन का पार्ट है. और उसका ये पूरा जो डाउट है वो गलत भी नहीं है, बिकॉज laws and legal framework governing hydrography are not different from norms governing the military service. Okay, सेम लॉज, सेम लीगल फ्रेमवर्क, सेम जो नॉर्म्स है वो दोनों पे अप्लाई होते हैं. UN clause does not explicitly authorize a coastal state to regulate hydrographic surveys or military surveys conducted beyond its territorial sea. Okay, मॉलडीव्स का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके बियॉन्ड अगर इंडिया कुछ ऐसा सर्वे कर रहा है तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते. A littoral state may only regulate marine scientific research in its exclusive economic zone only. Now, the Indian Navy has rendered hydrographic assistance to Mauritius since 1990s, charting the vast Mauritian EEZ and helping build capacity, even assisting with the setting up of hydrographic unit for skill development among Mauritian hydrographers. ओके, यहाँ पर वही है, गवर्नर को लेकर है कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो इसके रिगार्डिंग से पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन और जो कमीशन हमारी 2000 में बनी थी, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रिगार्डिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उनसे ही जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं वही सब आपको मेंशन करने हैं इसमें. ओके, और एग्जांपल आप जो देंगे वो वही है, दिल्ली के LG और केजरीवाल गवर्नमेंट में जो तानमान चली है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के कंट्रोल को लेकर. ठीक है, पंजाब में
यहाँ पर भी गवर्नर ने कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुलाया गया है ये गलत है, इनवैलिड है, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, केरल में आपने बिल पेंडिंग रखे। ठीक है, आपने 3-3 साल तक बिल पेंडिंग रखे, उसके बाद जब हाउस ने उसको दोबारा पास कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हो कि अब मैं प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए उसको रोकूंगा। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिकन उसी तरह तमिलनाडु में भी कई बिल्स ऐसे हैं जो 1, 2 और 3 साल से पेंडिंग रखे गए विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन, और इसके लिए केरल और तमिलनाडु इन दोनों को तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ फ्रिक्शंस है। नो, ये है कि काफी सारे इंडियंस, अराउंड 9500 इंडियंस आर करेंटली लॉज इनटू प्रिजन अक्रॉस 89 नेशंस। ओके, मोस्टली ये फिशरमैन ही होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तो फिशरमैन। कतर का तो आपको पता ही है, उसने कमिट कर दिया है 8 जो फॉर्मर हमारे इंडियन नेवी पर्सनल थे जिन पे चार्जेस लगाया था कि ये जासूसी कर रहे हैं, उनके डेथ सेंटेंस को कमिट तो कर दिया है। अब देखते हैं कि वो सजा अपनी वहीं पे पूरी करती हैं या इंडिया भी लाया जा सकता है उनको। Now, Canada and UK details about the arrest are not made public due to strong privacy laws. अधिकतर फिशरमैन होते हैं फ्रॉम तमिलनाडु, पुडुचेरी, जो श्रीलंका नेवी इनको अरेस्ट कर लेती है। ओके, हालांकि बाद में अधिकतर को रिपैट्रिएट कर दिया जाता है वापस इंडिया में, एंड मोस्ट इंडियन प्रिजनर्स आर इन वेस्ट एशियन जेल्स, ये सऊदी अरेबिया वगैरह में। अ, कई बार जानबूझ कर, कई बार अनजाने में इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बॉर्डर होती है वो क्रॉस कर जाते हैं। कुछ पे चार्जेस मर्डर्स के भी होते हैं, कोई ड्रग रिलेटेड, कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो ये अलग अलग कैटेगरी में जेल में है वर्ल्ड ओवर। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स विद 31 कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर। ठीक है, तो कतर में जो लोग ये 8 हमारे लोग हैं, ठीक है, इनको रिपैट्रिएट करके इंडिया लाया जा सकता है कि दे विल सर्व देयर सेंटेंस इन इंडियन जेल्स। Now, Indian Mission maintain a panel of lawyers and usually offer the services free of cost. Also, Indian Community Welfare Fund is also set up for this purpose. अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ना मिलिट्री हमेशा क्रैकडाउन करती रहती है क्योंकि एक तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती रहती है वहाँ। पाकिस्तान आर्मी और अथॉरिटीज पर एलिगेशन लगते हैं दैट आप एनफोर्स डिसअपीयरेंस कर देते हो, किलिंग कर देते हो हमारे लोगों की। ठीक है, एट द हैंड ऑफ देयर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं बलूचिस्तान में, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल रही है टू एड्रेस देयर डिसअपीयरेंसेस लिंक टू सिक्योरिटी एजेंसीज। ओके, देयर इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉइस रिप्रेजेंटिंग बलूचिस्तान, इसलिए बलूचिस्तान के लोग मार्च करते हुए आए हैं इस्लामाबाद तक ताकि वो अपनी बात सुना सकें। बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने आपस में डिवाइड रहती हैं ऑन दी एथनिक लाइंस और ट्राइबल लाइंस। ठीक है, दे आर लैकिंग ए यूनिफाइड वॉइस एंड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे वही बात है, सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 5 year, while सेक्शन 1062 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ 0 to 10 year इन हिट एंड रन, अगर आप भाग गए हो किसी को ठोक के। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को फाइनली फिर से पूछना पड़ा है गवर्नमेंट से कि आपने रेलवे में सेफ्टी मेजर को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं, जवाब दीजिए। ठीक है, उस टाइम उड़ीसा में इतना बड़ा हादसा हुआ था, तब कहा गया था कि हम कवच कवच जो सिस्टम है, जो अगर 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही है तो ऑटोमेटिकली रोक देगा। ओके, तो कवच को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या स्टेप लिए हैं उसका जवाब दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। तो अब आप कह भी सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है ये, जो जुडिशरी के डोमेन में नहीं आता ये सब, बट एट द सेम टाइम कि अगर ये एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हो, गवर्नमेंट उसको सीरियस नहीं ले रही है, तो फिर पूछना जरूरी भी हो जाता है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर अभी तक क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई डिवोर्स केस चल रहा है कहीं पे, ठीक है, और किसी की डेथ हो जाती है, मतलब वाइफ की ऑफकोर्स डेथ होने वाली है, तो उसका जो पेंशन होती है या उसकी जो वेल्थ होती है वो उसके स्पाउस यानी हस्बैंड को जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कई वेमेन ये डिमांड कर रही थी कि नहीं, हस्बैंड की बजाय हम अगर डायरेक्टली अपने चिल्ड्रन को देना चाहें तो अलाउ होना चाहिए। पहले ऐसा होता था, पहले हस्बैंड को जाएगी और अगर जब हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है तब चिल्ड्रन को दी जाएगी। ओके, बट अब अलाउ कर दिया गया है कि आप डायरेक्ट अपनी चिल्ड्रंस को भी दे सकते हो। सेंटर हैज अमेंडेड सेंट्रल सिविल सर्विस रूल ऑफ 21 टू अलाउ women गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड pensioners to nominate their children for receiving family pension over their spouse. Okay, if at the time of their death any proceedings for divorce or domestic violence or dowry demands happen to be pending against the spouse. Okay, but at the same time now जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आ जाती है कि फिर वो मैन को भी वो राइट होना चाहिए ना, कि अगर वो इस सिचुएशन पे है, उसका कोई डिवोर्स केस या कोई मेंटल हैरेसमेंट का केस चल रहा है वाइफ
के अगेंस्ट, तो फिर उसको भी राइट होना चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकता है, वो अपनी वाइफ को ना देना चाहे अपना शेयर। ओके, नाउ यहाँ पे जो इंडिया ग्रुप है उसने, इंडिया ब्लॉक ने बोला है इलेक्शन कमीशन को अपने वीवीपैट पे उनकी व्यूज कि देखिए एक तो 100% मैचिंग होनी चाहिए स्लिप्स और ईवीएम की। ओके, और अभी तक क्या होता है कि जब आप वोट डालते हो तो एक स्लिप आपको ऐसे दिखती है वीवीपैट मशीन में और फिर वो बॉक्स में अपने आप गिर जाती है। इनकी डिमांड है कि स्लिप इंसान को उसके हैंड में दी जाए और फिर वो जाके बॉक्स में डालेगा इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर बॉक्स में जो स्लिप है उनकी 100% मैचिंग होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है, ना ही उनको मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दी है। इसको अगेन फिर से चैलेंज किया गया है, जो न्यू लॉ लेकर आई है गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इस न्यू लॉ में क्या है कि 3 लोगों की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे कोई से, और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है, 3 लोग होंगे, और तीनों मिलकर इलेक्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बट एट द सेम टाइम अब ये मेजोरिटी से सिलेक्ट होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे वही कैबिनेट मिनिस्टर हाँ कर देगा उस आदमी के लिए। तो क्या है, 2 की मेजोरिटी तो मिल गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट में हो तो भी वो आदमी अपॉइंट हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट प्रैक्टिस क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं या जो उनका कैबिनेट चाहता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, ठीक है, इसी को ओवरकम करना था। बट ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो आपने क्रिएट की है उसमें भी सेम ही है, ठीक है, अभी भी आप सरकार जिसको चाहेगी उसको बना सकती है, लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद कोई वॉइस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि अपने एक केस में जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कैबिनेट मिनिस्टर की जगह ना उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे थर्ड मेंबर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग मिलकर इलेक्ट करेंगे। तो वो फिर भी थोड़ा अच्छा दिख रहा था, न्यूट्रल था, ठीक है। बट फिर सरकार बिल लेके आई, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह रिप्लेस कर दिया कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, तो मतलब ये बदल गया पूरा वापस से। तो इसी को चैलेंज किया गया है कि यार इससे तो जो बायसनेस के डाउट उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर सोमालीलैंड, सोमालीलैंड देखिए, सोमालिया जो है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप के पास, ठीक है, इसी का एक हिस्सा है जो बाइफरकेट कर गया, उससे अलग हो गया, उसने अपने आप को अलग डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो इथियोपिया ने सोमालिया के पास साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है पोर्ट एक्सेस के लिए। अब इस पोर्ट का नाम याद रखिएगा, बैरा पोर्ट, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के, और बहुत पूछे जाते हैं। पिछले साल अकेले इंटरनेशनल रिलेशन से ही 17-18 क्वेश्चन थे, एंड ऑल वर बेस्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक, बट वो इसी तरह की माइन्यूट माइन्यूट करंट अफेयर से उठाए गए थे, ऐसा नहीं है कि बहुत जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में वहां से उठाएंगे तो आप आराम से कर लोगे। ये माइनर चीजें याद रखिएगा, ठीक है, बेरबारा पोर्ट, सोमालीलैंड। अब इंडिया सऊदी की तरफ ज्यादा जा रहा है ऑयल्स के लिए, क्योंकि पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है रशिया के साथ, डॉलर्स में आप कर नहीं सकते, उस पर सैंक्शन है तो, और रूबी रुपल उतना ज्यादा टेक ऑफ कर नहीं पाया। काबिल, काबिल क्या है, हमारे 3 पीएसयूज ने मिलकर बनाई थी एक कंपनी कि हम फॉरेन में दूसरी कंट्रीज में एक्सप्लोरेशन करेंगे, माइंस एक्वायर करेंगे। तो उसी तरह अर्जेंटीना में है ढेर सारा लिथियम, तो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 करोड़ टू सिक्योर लिथियम। ओके, ऑल दीज आर हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, हमारे पास तो इनकी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, रिजर्व्स। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि चिली, अर्जेंटीना जहां पर रिसोर्सेज है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे माइनिंग कर सकते हो। चाइना भी यही कर रहा है, चाइना के खुद के पास भी बहुत रिजर्व्स है, और उसके बाद भी दूसरी कंट्रीज में भी जा जाके माइंस एक्वायर करता है, ठीक है। लिथियम ब्लॉक इन फियाम्बाला एरिया ऑफ अर्जेंटीना। अब ये फियाम्बाला एरिया भी याद रख लो यार, क्योंकि यूपीएससी इस तरह की चीजें आपसे पूछ रहा है आज का, क्योंकि ये लिथियम है ना इसलिए, ठीक है। Chile and Argentina account for 30 to 35% of world's lithium supplies. ये सब काम का नहीं है हमारे। चलिए इंडियन एक्सप्रेस और देख लेते हैं जल्दी से। आई एम सॉरी यार, ये सर्दी की वजह से ना इवन मुझे भी लग रहा है माय वॉइस इज नॉट दैट क्लियर। यहाँ पे अब ये था कि यार रामलला का जो आइडल बन रहा है उसको श्याम यानी कि थोड़ा सा हल्का ब्लूइश डार्क कलर दें, या श्वेत यानी व्हाइट कलर दें, ठीक है। तो फिर मोस्ट ट्रस्टीज बैग की योगी राज, ये एक स्कल्पचर है मिस्टर योगी राज, इन्होंने जो बनाया है उसी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। मैसूर बेस्ड स्कल्पचर अरुण योगीराज बी इंस्टॉल इन अयोध्या, ठीक है, श्याम रंग यूज किया जाएगा भगवान का। ये सीए का है, तो रूल्स बनाए जाएंगे इस पे, अब जब रूल्स बन जाएंगे तब हम इस पे दोबारा बात कर लेंगे। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, दिसंबर 19 में बिल पास हो गया था,
ठीक है। इट विल फास्ट ट्रैक द इंडियन सिटीजनशिप टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हु माइग्रेटेड टू इंडिया ओइंग टू रिलीजियस परसिक्यूशन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। चाइना यानी कि तिब्बत को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, तो इवन जो तमिल मुस्लिम भी हो सकते हैं श्रीलंका से आए हुए, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जो तमिल हिंदू आए होंगे उनको मिल जाएगी, ठीक है, बट उनको भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 3 ही कंट्रीज की बात हो रही है, हम श्रीलंका को कंसिडर ही नहीं कर रहे इसमें। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर अब वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में। तो पहले तो हमने एक्सपोसैट लॉन्च कर लिया, ठीक है, एक्सरे को स्टडी करने के लिए, ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए। नाउ द स्टेज इज सेट टू कंस्ट्रक्ट द थर्ड नोड ऑफ लीगो इन महाराष्ट्र, ओके, वो भी चल रहा है। इसके अलावा नाउ इंडिया विल बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट दैट इज स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्काउ, ओके। दिस विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप. Now, SCAO is not a single telescope but an array of thousands of antennas to be installed in remote radio quiet locations in South Africa and Australia. इंडिया इसका प्रोजेक्ट का पार्ट शुरू से ही रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1990. SCAO was established as an intergovernmental organization in 2021. Countries have to sign and sign के बाद ratify भी करना पड़ता है the SCAO convention to formally become the member. हाँ, अब इस सीए के अगेंस्ट असम को क्या प्रॉब्लम है? असम को प्रॉब्लम ये है कि ये परमानेंटली ऑल्टर कर देगा हमारी डेमोग्राफिक्स को, ठीक है। काफी सारे बांग्लादेश से आए, चलिए मान लीजिए एक बार को कि जो बांग्लादेश से मोस्टली आए वो हिंदू ही हैं, वो असम में आ गए, बट वो आसमिस नहीं है बाय कल्चर। और असम का मेन कंसर्न ये है कि नॉन आसमिस पीपल, चाहे हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, बट नॉन आसमिस आके हमारे असम में मेजोरिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे बहुत सारे राजीव गांधी के टाइम, और 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया था, ओके, विच अलाउड द फॉरेन माइग्रेंट्स जो 66 से 71 के बीच आए थे टू सीक सिटीजनशिप, ठीक है। 71 25 मार्च 71 से पहले के, ठीक है, क्योंकि मार्च के बाद ही तो मेन आना शुरू हुआ था बांग्लादेश से लोगों का, क्योंकि वहां की मिलिट्री ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मार्च से लेकर दिसंबर तक मेजोरिटी आए, तो उनको वापस निकालेंगे, ठीक है। मार्च के पहले जो आए सिर्फ उनको सिटीजनशिप अलाउ की जाएगी, ठीक है। बट अब इस कट ऑफ डेट मार्च 25 थी, इसको इस एक्ट ने बढ़ा के क्या कर दिया है, 31 दिसंबर 2014 कर दिया। यानी कि उस टाइम पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम जितने भी आए होंगे, चाहे हिंदू हो, ठीक है, या मतलब मुस्लिम्स के अलावा जितनी भी रिलीजन के लोग आए होंगे असम में, लाखों होंगे, ठीक है, वो अब सिटीजन बन सकते हैं। तो असम को इससे प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो कल्चर है उसको थ्रेट करेगा, ठीक है। बाकी ये सब बता ही चुका हूँ मैं, रोहिंग्यास हैं तो उनको जगह नहीं दी गई है, तिब्बत से आए हुए बुद्धिस्ट भी हैं उनको भी जगह नहीं दी गई, तमिल श्रीलंका से आए उनको भी जगह नहीं दी गई है, क्योंकि 3 ही कंट्री की बात हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। या सर्दी ने बहुत परेशान कर रखा है। यहाँ पर ये वही है इलेक्शन कमीशन और उनका, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइंस कांग्रेस, अब देखिए साइंस कांग्रेस के साथ भी एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है। जनरली ये जनवरी 3 को हर साल मनाया जाता था, ठीक है, हर साल ये कांग्रेस का सेशन होता था इंडियन साइंस कांग्रेस का, बट इसको इस बार भी पोस्टपोन कर दिया गया है। 2 साल तो हो नहीं पाया 2021-22 में कोविड की वजह से, ठीक है, हालांकि 2023 में हुआ, बट अब इस साल 2024 में इसको फिर से वो कर दिया गया पोस्टपोन, कि बाद में देखेंगे मार्च के अराउंड। क्यों, क्या चल रहा है? क्योंकि ये जो बॉडी है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। इसका डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसका मेन फंड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको मेन फंडिंग डीएसटी से ही मिलती है। इन दोनों के बीच थोड़ी सी तनातनी चल रही है, ये कह रहे हैं कि आपने फंड का मिसयूज करा है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटरी के नाम पर इन्होंने फंड स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, अब ये केस अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस साल ये लोग इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर रही है। यहाँ पर ये वही सब बता रहे हैं कि क्यों काफी सारे इंडियंस जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। काफी सारे रीजंस है, एक तो क्या है कि फॉरेन में एजुकेशन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है,
कुछ है कि वहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल ही अट्रैक्ट कर रही है ये लोगों को। इंडिया में वेल पेड जॉब्स नहीं है, इसलिए उसकी तलाश में भी ये लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरा है कि कई बार लोग सोचते हैं कि मीनियल जॉब्स ही कर लो बाहर, बट यू विल अर्न गुड, ओके, यू विल अर्न बेटर। ठीक है, जैसे वेस्ट एशिया वगैरह में नर्सिंग के काम करते हैं लोग, छोटे कैब ड्राइवर वगैरह काम करते हैं, बट दे फील कि हमारी हालत हमारे ईस्टर्न यूपी या बिहार में रह रहे लोगों से तो बेटर है। ओके, इसके अलावा जो सुपर रिच है, जिनको हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग दी कंट्री। ठीक है, और पिछले साल ही करीब 7,500 ऐसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने कंट्री को छोड़ा ही है। सिर्फ कंट्री को नहीं छोड़ा, सिटीजनशिप ही छोड़ी है, इंक्लूडिंग आलिया भट्ट। ठीक है, अक्षय कुमार ने छोड़ी थी पर वापस ले ली उससे, इंडियन सिटीजनशिप क्रिटिसिज्म बहुत हुआ तो। ओके, तो ये बस यही कह रहे हैं, क्या इंडिया को डुअल सिटीजनशिप कंसिडर करना चाहिए, राइट? बट उसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है जो आपको यूपीएससी में काम आए। नाउ अब देखिए, मिलिट्री स्टेलमेंट इन यूक्रेन, वाइडनिंग वॉर इन मिडिल ईस्ट एंड चाइनीज assertiveness in Asia. All these three things, okay, one, two, three. These three things suggest that US-led West is on the back foot around the world, and this is intensifying the political polarization in the US. Okay? क्योंकि यूएस में मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमें यूक्रेन और इसराइल दोनों को सपोर्ट करना चाहिए वॉर में, बट उनकी जो कांग्रेस थी उसने कहा था नहीं, यूक्रेन को करने की जरूरत नहीं है, जो पैसा हथियार देने हैं, सिर्फ इसराइल को दो आप। ठीक है, और इवन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना रिप्लेस करे यूएस को एज अ डोमिनेंट पावर इन एशिया। ओके, दिल्ली सी दी वेस्ट एज a critical partner. Now, until very recently, it was widely assumed that China would overtake US as the world's largest economy, price Europe out of American dominance, and emerge as a dominant power in Asia. But slowdown in growth and demographic decline in China suggests that कि अभी हाल फिलहाल नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरी टेंशन ये है कि सीनो रशियन अलायंस जो बन रहा है, चाइना रशिया टुगेदर is a big threat for the USA. Okay, it is a formidable challenge to Western primacy. Even many Arab regimes see Iran as and its proxies like Hamas and Hezbollah as a bigger threat to their existence than the Israel. इसलिए अरब कंट्रीज भी यूएसए का ही जो कंट्रोल है, डोमिनेंस है वर्ल्ड ओवर, वो प्रेफर करती है। ठीक है, क्योंकि उनको ईरान ज्यादा बड़ा थ्रेट लगता है। Many Arab states, the distant America remains a valuable and only balancer against Tehran. और इंडिया के लिए भी यूएसए क्या है, एक बैलेंसर ही है ना अगेंस्ट चाइना। जस्ट अ सेकंड यार, थोड़ा कलर चेंज करने दो। ब्रिक्स कहाँ लाई करता है सब में, तो देखिए अर्जेंटीना को ऐड किया गया था एज अ मेंबर, बट अब उसने डिक्लाइन कर दिया, मुझे ज्वाइन नहीं करना। इंडोनेशिया ने कहा कि आई एम ऑल्सो नॉट रेडी टू ज्वाइन द फोरम व्हेन द एक्सपेंशन वाज बीइंग डिस्कस। ठीक है, तो उसको तो खैर कंसिडर भी नहीं किया फिर। Now, deepening the contradiction between India and China cast a shadow over BRICS and SCO as well. Share of G7 countries. GDP has been on continuous decline. In 21st century, US retains nearly 24% of global GDP. शेयर देख रहे हो? एक इंडिया था जिसका 1750 के अराउंड, ठीक है, 23% शेयर हुआ करता था वर्ल्ड जीडीपी में। दैट रिच इंडिया वाज ड्यूरिंग दैट टाइम। Now, security vulnerability vis-a-vis Russia will only help consolidate the West under American leadership. क्योंकि जितना ज्यादा रशिया का थ्रेट बढ़ेगा यूरोप की तरफ, उतना ज्यादा यूरोप और ज्यादा यूएसए के करीब जाएगा। जबकि माना जा रहा था कि अब यूएसए रिट्रीट कर रहा है धीरे धीरे, तो यूरोप को खुद आगे आना पड़ेगा। बट रशिया का ये जो थ्रेट हुआ है यूक्रेन वॉर के बाद, उस वजह से यूरोप को और ज्यादा अमेरिका की जरूरत पड़ रही है। Now, West continues to lead in the production of new scientific knowledge and technological innovation. Resilient economic and political institutions cushion Western societies from internal turbulence and external challenges, and Western academia, that is think tanks, art, culture, continues to exercise powerful influence worldwide. The broader attraction of the Western societies, जो कि दिखता ही है हम सभी लोगों में, ठीक है, Western pull for Indian professionals, etc. ओके, तो ओवरऑल वो बस यही कह रहे हैं कि नहीं, यूएसए का जो डोमिनेंस है, ठीक है, वो अरब कंट्रीज भी प्रेफर करती हैं, वो इंडिया भी प्रेफर करता है, एंड इवन पूरा का पूरा यूरोप भी प्रेफर करता है, क्योंकि उनके लिए थ्रेट है रशिया, है, इंडिया के लिए थ्रेट है चाइना, अरब के लिए थ्रेट है ईरान। तो इनको लगता है कि यूएसए शुड स्टे देयर एज अ बैलेंसर, राइट।
दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल। ये जी सैक वगैरह ये सब कैसे काम करता है ना, ये मैं आपको अलग से, अभी जो प्रीलिम्स का रिवीजन चल रहा है ना, उसमें पूरा अलग से सेपरेटली कराऊंगा, ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा इतना ना। यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हमारे डिक्लाइन कम है, ठीक है। लेबर एक्सटेंसिव सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एक्सपोर्ट्स हैव स्लोड डाउन, ठीक है, क्योंकि चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश ज़्यादा ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। नॉन टैरिफ बैरियर्स ये क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स आर द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस और कोटास designed to limit imports without explicit use of tariffs. Now, यहाँ पे गोल्डी ब्रार को डेजिग्नेट किया इंडिया ने अंडर यूएपीए एज अ टेररिस्ट, और मैंने आपको बताया था 2019 अमेंडमेंट से पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जा सकता था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट पोस्ट टू 2019 अमेंडमेंट इंडिविजुअल्स को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है, ठीक है। Now, point to remember for your prelims is that UAPA doesn't define the word terror or terrorist. ठीक है, this is point number one. It doesn't define. Okay. However, it defines what is terrorist act. क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस तरह की माइन्यूट बातें यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में जरूर पूछेगा। ये फिर से रिपीट कर देता हूं, टेरर और टेररिस्ट को डिफाइन नहीं करता है, सिर्फ टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। दी ओरिजिनल एक्ट जब आया था 1967 में, ठीक है, इट डेल्ट विद अनलॉफुल एक्ट्स लाइक सेसेशन, कि देश से अलग होना है, अलग देश चाहिए, जैसे पंजाब वाला इशू, ठीक है, खालिस्तान। ओके, एंटी टेरर प्रोविजन ऐड किए गए इसमें 2004 में, उसके पहले नहीं थे। 2019 अमेंडमेंट ने डेजिग्नेट इंडिविजुअल को भी डेजिग्नेट करना अलाउ कर दिया गवर्नमेंट को। और कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? तो थ्रू ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, इन टेररिस्ट के नाम ऐड किए जाते हैं इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। And government is not required to give an individual an opportunity to be heard before such designation. ठीक है, तो अब अगर ये स्टेटमेंट रिवर्स करके यूपीएससी आपको दे देगी इंडिविजुअल को मौका दिया जाता है सुनवाई का डेजिग्नेट करने से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं दिया जाता इस एक्ट में। ओके, याद रखिएगा। Designation of the individual as a global terrorist by UN is associated with sanctions including travel ban, freezing of asset, embargo against procuring arms. ठीक है, ये ग्लोबल डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जब आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यूएपीए एक्ट ऐसी कोई डिटेल्स नहीं देता हमें कि अगर हमने डेजिग्नेट कर दिया किसी को एज अ टेररिस्ट इंडिविजुअल तो उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। ओके, ग्लोबल लेवल पर रिस्ट्रिक्शन डिफाइन है, बट इंडिया में अभी डिफाइन नहीं की। नाउ सेंटर, the amendment gives center the power to remove a name from the schedule as well when an individual makes an application, but अगर application reject हो जाए तो इंडिविजुअल के पास राइट टू सीक ए रिव्यू विद इन 1 मंथ। सेंटर सेटअप करेगा एक रिव्यू कमेटी जिसके चेयरपर्सन होंगे कोई रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। ये रिव्यू कमेटी, इसमें 3 मेंबर और होंगे। द रिव्यू कमेटी विल एम्पावर टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डिलीट द नेम फ्रॉम द शेड्यूल, अगर उनको ऐसा लगता है तो। सो द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो मूव टू कोर्ट चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स ऑर्डर। क्लियर। अब यहाँ पर है कि अगर क्लाइमेट इनिशिएटिव सारे फेल किसी कंट्री ने किए हैं तो वो अकेला है यूएसए। ये हमेशा क्लाइमेट के एमिशन, क्लाइमेट के लिए जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं सबसे बड़ी टांग यही अड़ाता है। अगर आप पूरा 1850 से लेके आज तक के एमिशन का परसेंटेज देखेंगे ना, तो 21% करीब तो अकेले यूएसए का है। हिस्टोरिकल एमिशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चाइना ने सिर्फ पिछले 15-20 साल से एमिशन बढ़ाना शुरू करे अपने, तब भी उसका शेयर अभी भी 3rd नंबर पर है, बट यूरोपियन यूनियन का 2nd है। और जस्ट लुक एट द चाइना, और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। इंडिया का शेयर देखिए, हिस्टोरिकल एमिशन सिंस 1850 जस्ट 3.3। उसके बाद भी इंडिया को कंपेल किया जाता है कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना कम करो। अभी COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड को ओपन किया गया था कि इसमें पैसे देंगे सभी। तो देखिए, यूएई ने दिए 100 मिलियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली इनने दिए 110 मिलियन, यूके ने दिए 60 मिलियन, और यूएस ने कितना दिया? जस्ट 17.3 मिलियन। ओके, वो कंट्री जो 21% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो वर्ल्ड की 23% जीडीपी होल्ड करती है, वो कंट्री यहाँ पर शेयर कितना दे रही है? जस्ट 17.3। ये इवन आयरलैंड ने उससे ज्यादा पैसे दिए इस फंड में। इट हैज द लार्जेस्ट शेयर इन हिस्टोरिकल एमिशन एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। यूएनएफसीसी हो, 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हो, सबने कहा है डेवलप कंट्रीज मस्ट टेक लीड इन द क्लाइमेट चेंज बेटर।
United States is the biggest laggard. It has not cut down its emissions. It had done little to meet the financial and technological obligation, and it never ratified the Kyoto Protocol. ठीक है, क्योटो में वो एनेक्सर 1 एंड नॉन एनेक्सर कंट्रीज का डिफरेंशिएशन था, इस वजह से इसने कभी पसंद नहीं किया और 2020 में क्योटो हो गया एक्सपायर. Now, Paris Agreement was negotiated largely on terms dictated by it, but still it walk out कर गया था पेरिस एग्रीमेंट से. उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसने रीजॉइन किया. ओके, बट अगेन कोई ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं है यूएसए में. US US continues to have largest share historically, that is almost 20% since 1850 and 21% to be precise. अर्ली 1990s जब ये नेगोशिएशन शुरू हुए थे फ्रॉम रियो समिट, ठीक है, रियो समिट इन 1992, उस टाइम तो यूएसए का शेयर 30% था. ठीक है, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि चाइना का बढ़ गया. तो ओके, 40 कंट्रीज उस टाइम मिली. ठीक है, एनेक्सर 1 कंट्रीज में डाला गया इनको, बिकॉज दे वर लिस्टेड इन एनेक्सर 1 ऑफ दिस यूएनएफसीसीसी. ओके, उनको कहा गया कि आपको कंपल्सरीली कट डाउन करने होंगे अपने एमिशंस. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर. ठीक है, रिड्यूस देयर नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू अबाउट 25% फ्रॉम 1990 लेवल. बट सी एमिशन इन यूएस जस्ट केम डाउन बाय जस्ट 0.4%. नहीं किया उसने. इवन अदर एनेक्शन 1 कंट्रीज लाइक कनाडा एंड टर्की, दे वर इवन वर्स देन यूएसए. उन्होंने और भी रिड्यूस नहीं किए. हालांकि अब यूएसए ने प्रॉमिस किया है कि आई विल रिड्यूस एमिशंस बाय 50 to 52% बाय 2030, बट ऑन 2005 लेवल. 2005 लेवल से कर रहे हैं, यानी उसने अपना गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया. 1990 लेवल से रिड्यूस करने चाहिए, लेकिन आप 2005 लेवल एक्सेप्ट कर रहे हो. ठीक है, आईपीसीसी सेज दैट ग्लोबल एमिशंस हैव टू बी ड्रॉप बाय एटलीस्ट 43% by 2030 from 2019 level if there is any hope to keep 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट अलाइव. ओके, और ऑलरेडी मैं आपको वो याद करवा ही चुका हूं अब तक कि 84 डेज इस साल ऐसे थे जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री को ब्रीच कर चुका है, एंड 4 डेज ऐसे थे जो 2 डिग्री को ब्रीच कर चुका है. ठीक है, एंड 23 इज सेड टू बी द हॉटेस्ट ईयर. राइट, चीजें बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको वैसे ही याद हो जाए. ओके, अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल चलता था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडीआर. ठीक है, इसको यूएसए या सभी डेवलप कंट्रीज ईयर ऑन ईयर डाइल्यूट करने की कोशिश करती हैं. तो हमने इंडिया की जब बात की थी तो हमने कहा भी था कि इंडिया का एक सबसे बड़ा गोल हमेशा नेगोशिएशन में रहता है टू प्रिवेंट फर्दर डाइल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल. ओके, अब COP28 में सऊदी अरेबिया और रशिया काफी अगेंस्ट में थे कि कोई मेंशन नहीं होना चाहिए फॉसिल फ्यूल फेज आउट का. राइट, बट इंडिया पे तो हमेशा से बातें होती रहती है कि कोल से प्रोड्यूस करता है, फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बट सच बात ये है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फॉसिल फ्यूल है यूएसए. ओके, और वो अपनी 80% ऑफ द एनर्जी नीड इन्हीं सोर्सेज से मीट करता है अभी भी, ऑलराइट, जस्ट लाइक इंडिया. जबकि 27% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स आर नाउ बीइंग मेट बाय नॉन फॉसिल, जबकि यूएसए में हार्डली 20% आर मेट बाय फॉसिल. यूएसए ने अनाउंस किए थे $3 बिलियन इन ग्रीन क्लाइमेट फंड. ग्रीन क्लाइमेट फंड, इट इज द मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट फॉर रीचिंग फंड. अब ग्रीन क्लाइमेट फंड मैंने आपको बताया है कौन से 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये फंडिंग देता है. ठीक है, तो मैं बार बार सेम चीज नहीं बता रहा हूँ, बाकी प्रीलिम्स रिवीजन में वो चीज दोबारा करवाऊंगा मैं. ठीक है, यहाँ पे नोबेल लॉरिएट यूनिस थे, ठीक है, बांग्लादेश में, जिनको अरेस्ट किया गया है. मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि इनको नोबेल मिला कैसे था. इन्होंने एक माइक्रो क्रेडिट टाइप का सिस्टम यूज किया था. स्मॉल लोन्स दिए जाएंगे बिना कोलेट्रल के एंटरप्रेन्योर्स को, जो नॉर्मली बैंक लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं. ठीक है, 1983 में इन्होंने स्टार्ट किया ग्रामीण बैंक, और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और रिकवरी रेट भी इसमें 97% रहा. तो ऐसा नहीं है कि लोग बिना कोलेट्रल के लोन ले रहे थे, चुका नहीं रहे थे, सब चुका रहे थे, और सक्सेसफुल रहा. और इतना सक्सेसफुल रहा कि आज ग्रामीण बैंक एक मॉडल बन चुका है मोर देन 100 कंट्रीज में. ओके, इन 2006 इसी के लिए इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार. ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया आपके साथ ड्यू टू दिस कफ एंड कोल्ड, बट इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसमें वो सब चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, आप प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए एंड जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए. और दूसरा जो स्टैटिक रिवीजन चल रहा है उसके लिए भी मैं आपको पूरा फुल फ्लैजेड लेक्चर्स बना के देता हूँ. ठीक है, तो ये सारे लेक्चर्स अभी संडे तक फ्री रखे गए.
ठीक है, संडे तक इट इज ओपन एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड मेंस 450 प्लस के लेक्चर्स मिस मत करना, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्ट्स होते हैं या बिल्स होते हैं इनको मैं इसमें डिस्कस नहीं करता हूँ प्रीलिम्स रिवीजन में, मैं उसको 450 में करता हूँ ताकि उसको एक हॉलिस्टिक कवरेज कर सकें हम, वो मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। ओके, सो डू ज्वाइन द कोर्स बाय संडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।